अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से वेब डिज़ाइन के एक और क्रैश कोर्स में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस वेब डिज़ाइन के वीडियो ट्यूटोरियल में हम डॉट लेस एक्सटेंशन के बारे में सीखेंगे कि डॉट लेस या लेस प्री प्रोसेसर क्या है और ये CSS के साथ मिलकर कैसे काम करता है और CSS एक्सटेंशन और डॉट लेस एक्सटेंशन में क्या फ़र्क है और इनको कैसे यूज किया जाता है। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम राइट करेंगे CSS यूजिंग लेस प्री प्रोसेसर। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज की नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। सबसे पहला जो क्वेश्चन मैं आंसर करूंगा वो है कि व्हाट इज लेस। बेसिकली जो लेस है हमारे पास वो एक प्री प्रोसेसर CSS आप कह सकते हैं स्टाइल शीट है, मतलब प्री प्रोसेसर स्टाइल शीट है जिसकी मदद से हम कोई भी स्टाइलिंग उसके अंदर जो भी लिखेंगे वो स्टाइलिंग कन्वर्ट होगी CSS में यूजिंग अ कंपाइलर। इसकी बेस्ट एग्जांपल जो दूसरी मैं आपको दे सकता हूं वो ये है कि अगर आपने PHP सीखी हुई है तो आपको पता होगा कि PHP डायरेक्टली ब्राउजर में अंडरस्टैंड नहीं करता, इसलिए PHP को एक प्री प्रोसेसर भी कहा जाता है कि इसके लिए हमें एक प्री प्रोसेसर कंपाइलर चाहिए होता है जो कि उस कोड को HTML के अंदर कंपाइल करके ब्राउजर के अंदर फिर रेंडर करता है और ब्राउजर उसको फिर समझता है कि हाँ भाई इसको ये एक HTML कोड है और इसको मैंने डिस्प्ले कराना है। तो इसी तरीके से जो लेस CSS है या डॉट लेस एक्सटेंशन वाली जो CSS होती है वो भी प्री प्रोसेसर होती है और उसके लिए भी हमें एक कंपाइलर की जरूरत होती है जो कि उस प्री प्रोसेसर उस डॉट लेस फाइल के अंदर लिखे गए कोड को, जो कि नॉर्मल CSS कोड भी हो सकता है और स्पेशलाइज्ड CSS कोड भी होगा, वो ये चल के हम देखेंगे कि वो स्पेशलाइज्ड CSS कोड क्या होता है, उसके क्या फंक्शंस हैं। तो उसको कंपाइल करता है इनटू नॉर्मल CSS फाइल में। तो ये होती है डॉट लेस प्री प्रोसेसर हमारे पास और जो कि कन्वर्ट कर देती है, जो कि एक कंपाइलर जिसको एक कंपाइलर की जरूरत होती है और वो कंपाइलर उसको कन्वर्ट कर देता है डॉट CSS फाइल में। तो नॉर्मली हम डॉट लेस को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते किसी भी HTML के अंदर, चाहे हमने उसमें प्लेन CSS ही क्यों ना लिखी हो, उसको हमें मस्ट कंपाइल करना पड़ता है इनटू CSS, फिर उस CSS को हम अपने HTML में ऐड करते हैं। अगर आपको मेरा VS कोड का एडिटर नजर आ रहा हो इस वक्त स्क्रीन पर, तो मेरे लेफ्ट पैनल में हमें एक मेन डॉट HTML फाइल नजर आ रही होगी और एक मेन डॉट लेस फाइल, और ये दोनों फाइल इस वक्त टैब्स में यहाँ पर ओपन भी है। लेकिन जो चीज आप नोट करेंगे, मैंने जो लिंक जो ऐड किया स्टाइल शीट का वो है मेन डॉट CSS। मैंने उसका नाम मेन डॉट लेस नहीं दिया बल्कि मेन डॉट CSS दिया, क्योंकि जो भी मैं कोड लेस डॉट लेस फाइल में लिखकर उसको सेव करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली कंपाइल होगी इनटू डॉट CSS। अब आप कह रहे होंगे कि ऑटोमेटिक कैसे होगी, तो मैं यहां पर आपको बताता चलूं कि एक बहुत ही जबरदस्त एक्सटेंशन है VS कोड की जो कि डिजाइन टाइम पर आपकी डॉट लेस फाइल को डॉट CSS फाइल में कन्वर्ट कर देता है और विच इज अ वेरी वेरी गुड एक्सटेंशन। अगर आप वेब डिजाइनिंग में है तो आप इस एक्सटेंशन को जरूर यूज करें और अगर आप मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल कंप्लीट देखेंगे तो आपको डॉट लेस की भी अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। तो वो एक्सटेंशन कौन सी है, यहाँ पर मैं एक्सटेंशन वाली टैब पे जाऊंगा और यहाँ पर अगर मैं @installed में जाता हूँ तो यहाँ पर मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा तो यहाँ पर हमारे पास एक होगी इजी, यहाँ पर इजी लेस, ये हमारे पास है इजी लेस बाय MR Kroll। सो ऑटो कंपाइल लेस टू CSS ऑन सेव, मतलब जैसे ही आप फाइल को सेव करेंगे ये ऑटोमेटिकली उस लेस फाइल को कंपाइल कर देगी डॉट CSS फाइल में। और यहाँ पर आपको उसका ओवरव्यू भी मिल गया कि इजी वर्क विद लेस फाइल इन विजुअल स्टूडियो कोड। मतलब अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने स्टाइल डॉट लेस फाइल क्रिएट की है तो वो उसको कंपाइल करके स्टाइल डॉट CSS में कन्वर्ट कर देगा ऑटोमेटिकली ये एक्सटेंशन। ठीक हो गया। तो VS कोड आपने यूज करना है। अब मुझे बाकी डिटेल्स सब्लाइम टेक्स्ट या आइटम
या आईडी किसी के लिए भी इस एक्सटेंशन का नहीं पता, अगर आप उसको सर्च कर सकते हैं अपने फेवरेट एडिटर के लिए तो आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे VS कोड की, और मैं रेकमेंड भी यही करूंगा कि फ्रंट एंड डिजाइनिंग के लिए बेस्ट जो एडिटर है जो फ्री भी है वो है VS कोड। तो खैर एनीवेज, अब ये एक्सटेंशन आपने इंस्टॉल कर लेनी है और एक दफा आपने VS कोड को रिस्टार्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपने लेस मेन, अब मैंने नाम रखा है मेन डॉट लेस, और मैंने HTML के अंदर ऐड किया है मेन डॉट CSS, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं इसमें CSS का कोड, लेस का कोड लिखूंगा तो वो कंपाइल होके मेन डॉट CSS फाइल क्रिएट कर देगा। तो ये है हमारे पास लेस का एनवायरनमेंट जो हमने सेटअप कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं इसके फीचर्स की तरफ कि लेस के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं हमारे पास। तो जो फर्स्ट फीचर है डॉट लेस का, फर्स्ट फीचर है वो है इसके अंदर हम वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं। जो दूसरा फीचर है इसका वो है इसके अंदर हम फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं, जिसको हम दूसरे लफ्जों में मिक्सिंस भी कह सकते हैं। जो थर्ड इसका फीचर है वो है नेस्टिंग स्टाइल्स। हम स्टाइल्स को नेस्टिंग में लिख सकते हैं, नेस्टेड स्टाइल लिख सकते हैं, जिनको वो ऑटोमेटिकली कंपाइल करेगा इनटू CSS। उसके अलावा जो फोर्थ इसका फीचर है वो है ऑपरेशंस एंड ऑपरेटर्स। हम इसके अंदर ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं, डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेशंस आप कह सकते हैं उनको, और अरिथमेटिक मतलब प्लस माइनस डिवाइड और ऑपरेटर्स जो है यही वाले ऑपरेटर्स इनको यूज कर सकते हैं इन डॉट लेस। तो ये इसके मेन 4 फीचर हैं। इसके अलावा भी हैं, इसके काफी सारे एक्सटेंड करने का भी फीचर है, लेकिन जो हमारे लिए यूजफुल है वो यही 4 फीचर हैं जिनको हम यूज करके अपनी एक अच्छे तरीके से CSS लिख सकते हैं विद लेस कोड। तो मैं इसको सेव करता हूं। जैसे मैंने सेव किया तो यहाँ पर एक मेन डॉट CSS ऑटोमेटिकली क्रिएट हो चुकी है, जिसके अंदर सेम वही कमेंट्स ऐड हो चुके हैं। मैं इसको इस तरीके से कर देता हूं, शायद ब्रैकेट की वजह से कोई एरर, मैं इसको सेव करता हूं और यहां पे मैं इसको ऐड करता हूं इस तरीके से। सेव किया तो यही चीज हमारी इधर ऐड हो गई। अब बात करते हैं सबसे पहले हम वेरिएबल्स की। तो लेस के अंदर हम डिफरेंट काइंड्स के वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं फॉर कलर्स, फॉर मार्जिन्स, फॉर पैडिंग एटसेट्रा एटसेट्रा। जो भी आप देना चाहें आप वो लिख सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ @color1। तो वेरिएबल क्रिएट करने के लिए हमेशा हमें @ सिंबल यूज करना पड़ता है, और उसके साथ हमें कोई भी यूज करने की जरूरत नहीं है, कोई CSS क्लास वगैरह। डायरेक्ट हम लिखेंगे @color, फिर कॉलन, फिर हम लिख देंगे रेड। तो इट इज मीन कि हमने एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया है जिसका नाम color1 है और जिसका कलर जो है वो रेड है। उसके बाद हमने एक और वेरिएबल क्रिएट किया margin5। इसका मतलब है कि हम इसको 5 पिक्सल मार्जिन देना चाह रहे हैं। तो जहां पे भी हम मार्जिन CSS यूज करेंगे एट्रीब्यूट, वहां पर हम @margin5 लिखेंगे तो वो 5 पिक्सल मार्जिन वहां पर ऐड कर देगा। इसी तरीके से मैं इसको MP5 भी कह सकता हूँ, फॉर शॉर्ट मतलब मार्जिन एंड पैडिंग 5 पिक्सल। इसी तरीके से मैं डिफरेंट क्रिएट करना चाहूँ तो क्रिएट कर सकता हूँ @ मैं जैसे color2 कर सकता हूँ, इसको मैं ग्रीन दे देता हूँ। फिर इसके अलावा हम इसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं, वो चलिए हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर ये हमने वेरिएबल्स क्रिएट कर लिए इन डॉट लेस। अब अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो आप देखेंगे कि हमारी मेन डॉट CSS पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि ये वेरिएबल्स हैं और कंपाइलर को पता है इनको शो नहीं करना, लेकिन कहाँ पर शो करना है। यहाँ पर मैं एक बॉडी का टैग लगाता हूँ। बॉडी के टैग के अंदर मैं लिखता हूँ color @ जैसे मैंने @ लिखा, हमारे पास वो तीनों वेरिएबल VS कोड में शो हो गए। मैंने कहा जी color1, तो उसने color1 लिख दिया यहाँ पर। फिर मैंने लिखा बैकग्राउंड कलर @color2। फिर उसके बाद मैंने इसमें लिख दिया मार्जिन @MP5, और फिर मैंने लिखा मार्जिन पैडिंग @MP5। अब मैंने इसको क्या कहा कि कलर को color1 कर दो, बैकग्राउंड कलर को color2 कर दो, मार्जिन को 5 पिक्सल कर दो, क्योंकि यहाँ पर 5 पिक्सल और पैडिंग भी 5 पिक्सल दे दो। तो इसके अलावा मैं यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ
border color black। तो अब मैं यहां पर लिख सकता हूं border border color। अब यहां पर अगर आप लिखते हैं बॉर्डर कलर, नॉर्मली आप लिखते हैं सबसे पहले आप इसको MP5 में लिख देता हूं, मतलब 5 पिक्सल बॉर्डर, और उसके बाद उसका हम सॉलिड लिखते हैं तो सॉलिड, फिर हम इसके बाद लिखेंगे बॉर्डर कलर। तो इसको ऐसे मैंने सेव कर दिया। अब जैसे ही मैंने इसको सेव किया, अब वापस हम main.css में आते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कलर रेड, बैकग्राउंड कलर ग्रीन, मार्जिन 5 पिक्सल, पैडिंग 5 पिक्सल, बॉर्डर 5 पिक्सल, सॉलिड ब्लैक लिखा हुआ आ गया। अब इसका फायदा हमें यह है कि अगर हमने कई जगह पर मार्जिन, पैडिंग और बॉर्डर 5 पिक्सल किया, अगर हमने उन तमाम जगह पर जो इसको करना है 3 पिक्सल करना है, तो इसके लिए हमें जरूरत नहीं है कि हम उन तमाम जगहों पर जाएं। अगर हमारे लाइंस ऑफ कोड 400 प्लस लाइंस है तो हमें उन पर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम सिंपली इस जगह पर इसको चेंज कर देंगे। जैसे मैं इसको 3 पिक्सल कर देता हूँ, 3 पिक्सल कर देता हूँ, और कलर में जो है इसका मैजेंटा कर देता हूँ जस्ट टू शो यू। तो ये मैंने इसका मैजेंटा कलर कर दिया। अब मैं जब मेन CSS में आऊंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो कलर भी चेंज हो चुका है और ये कंपाइल हो चुका है .less का कोड इनटू .css। तो ये है हमारे पास वेरिएबल्स। अब बात करते हैं फंक्शंस की। तो हम इसके अंदर फंक्शंस भी क्रिएट कर सकते हैं, और जो जितने भी फंक्शंस या मिक्सन्स क्रिएट किए जाते हैं इन लेस, वो हम डॉट नोटेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। सो डॉट, अब इस पर क्या फंक्शन नेम देना चाह रहे हैं। सपोज मैं इस पर बॉर्डर का एक फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ, और इस पर मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ @br, और बाय डिफॉल्ट इसको मैं दे देता हूँ 5 पिक्सल, और इसका फंक्शन कुछ इस तरीके से हमने क्रिएट कर लिया। अब इस फंक्शन के अंदर वो तमाम CSS हम लिख सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ बॉर्डर @br सॉलिड, और इसके आगे मैंने लिख दिया ब्लैक, फिर मैंने लिख दिया बॉर्डर रेडियस, फिर मैंने यहां पर लिख दिया @br। तो ये मैंने एक CSS लिख दी, एक फंक्शन लिख दिया। अब अगर मैं main.css में जाऊंगा तो आपको ये कहीं पर भी नजर नहीं आएगा, ना ही वेरिएबल्स नजर आते हैं, ना ही फंक्शंस, बल्कि इनका इफेक्ट नजर आता है। अब इसका इफेक्ट कैसे हमने बनाना है, हम यहाँ पर एक क्लास बताते हैं डॉट बॉर्डर के नाम से। ये क्लास है हमारे पास। अब इसके अंदर अब मैं लिख देता हूं डॉट बॉर्डर, और यहां पर मैं लिख देता हूं 3 पिक्सल। ठीक हो गया। मैं इसको सेव जैसे ही करूंगा, सेव किया। अब जब मैं main.css में गया तो इसने एक डॉट बॉर्डर की क्लास बना दी, जिसके अंदर उसने लिख दिया बॉर्डर जो है वो 3 पिक्सल है, सॉलिड ब्लैक है, और बॉर्डर रेडियस भी 3 पिक्सल उसने यहाँ पर शो कर दिया हमें। तो इट मीन्स कि अब हम यहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं जहां पर भी यूज करना चाहें इस br को। अच्छा, इसको लिखने का एक और तरीका भी होता है, आप यहाँ पर करली ब्रैकेट भी लगा सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो लेकिन हम जो यूज करेंगे वो यही तरीका यूज करेंगे। तो ये जो तरीका है ये ज्यादा इजी है, और आगे चल के हम देखेंगे कि कहाँ पर हम ये करली ब्रैकेट इस तरीके से भी कहाँ पर यूज कर सकते हैं इस तरीके से। अभी देखें अगर आप, तो अभी इस पर वो एरर दे रहा है, लेकिन वो आगे चल के हम देखेंगे। तो ये हमने br बना दिया, और यहाँ पर हमारे पास जो कोड है वो कंपाइल होके सेव हो चुका है। तो इस तरीके से हम जो है वो .less के अंदर कोडिंग करके हम आगे क्रिएट कर सकते हैं CSS फाइल। तो जिस तरीके से हम नॉर्मल मिक्सिंग्स क्रिएट कर सकते हैं या नॉर्मल फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, इसी तरीके से .less के अंदर हम लूपिंग फंक्शंस या रिकर्सिव फंक्शंस भी क्रिएट कर सकते हैं, या मिक्सिंग्स क्रिएट कर सकते हैं, जिनकी मदद से हम आइट्रेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, ताकि हमें कोड जो CSS का कोड है वो कम लिखना पड़े और हमें ज्यादा से ज्यादा हमें CSS मिल जाए। सो यही फंक्शन होता है .less का। तो सपोज मैं यहाँ पर 12 कॉलम्स ऐड करना चाह रहा हूँ, .col1, .col2, .col या .col mb1, .col lg1, इस तरह के मैं कुछ कॉलम्स 12 कॉलम्स क्रिएट करना चाह रहा हूँ, और 1280 पिक्सल पर उन तमाम की जो विड्थ है वो डिफरेंट होगी 1200। फिर उसके बाद हमारे पास डिफरेंट जो रेजोल्यूशंस हैं, 1280 है, 1170 है, 1024, 960, 768, 480 पिक्सल, और इसके बाद हमारे पास 320 पिक्सल है। तो 320 पिक्सल सबसे लेस होता है और उस पर 100% होता है, स्टैक में ऑर्डर होता है।
480 पर हम रख सकते हैं स्टैक ऑर्डर, लेकिन नॉर्मली 480 पर हम 2 लेआउट यूज कर सकते हैं, बेटर होती है 480 पिक्सल रेजोल्यूशन। तो कैसे हम रिकर्सिव फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, जस्ट लाइक जिस तरीके से हमने बॉर्डर को फंक्शन क्रिएट किया है उसी तरीके से हम आर फंक के नाम से एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। अब उसमें हमें एक स्टार्टिंग वैल्यू चाहिए होती है और उसको हम लिखेंगे @i, किससे आप इसको काउंट भी कह सकते हैं, और ये स्टार्ट होगा 1 से। और कब तक हमने इसको स्टार्ट करना है, व्हेन हम एक ऑपरेटर या फंक्शन यूज करते हैं और उसके अंदर हम लिखते हैं i इज लेस देन इक्वल टू 12, फिर उसके बाद ये हम कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं। तो ये हमने एक रिकर्सिव फंक्शन क्रिएट किया जिसमें हमने ये बताया कि काउंट एक स्टार्ट होगा 1 से और तब तक जब तक i की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 12 नहीं हो जाती। तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा, अब इस फंक्शन को क्लास कॉल करनी है तो मैं लिखूंगा कॉल डैश lg डैश और यहाँ पर फिर लिखेंगे @i, इस तरीके से अब हम लिखेंगे और यहाँ पर दोबारा कर्ली ब्रैकेट और यहाँ पर आप जो भी स्टाइलिंग देना चाह रहे हैं इस 1 2 3 4 5 कॉल lg 12 तक, सपोज मैं उसको बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ CC या मैं इसको AA दे देता हूँ, ये थोड़ा डार्क हो गया, 1 1 कर रखते हैं, ये ज़्यादा डार्क हो गया तो E रख लेते हैं, तो ये ठीक है। तो ये मैंने इसको दे दी बैकग्राउंड। अब ये ऑटोमेटिकली एक लूप चलेगा और 12 तक ये हमें कॉलम्स बना के दे देगा, लेकिन उससे पहले हमें इसको रिकर्सिवली कॉल करना है कि जब ये i पहला डिस्प्ले कर दे 1, फिर ये चेक करेगा कि i लेस देन इक्वल टू 12 है, तो वो लेस देन इक्वल टू 12 है तो वो उसको फिर से डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ पर अब हमने लिखना है r func और @i में जो भी वैल्यू है उसमें +1 कर दो ताकि ये इनफाइनाइट लूप ना क्रिएट हो, तो ये किस्म का हमारे पास रिकर्सिव फंक्शन क्रिएट हो जाएगा। अब जब हम main.css में जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास, मैं इसको सेव करता हूँ और ये हमारे पास लेस है, इसको मैंने जैसे ही सेव किया तो हमारे पास ये CSS क्रिएट होगी और यहाँ पर अब आना चाहिए, सॉरी मैंने R फंक्शन को तो कॉल ही नहीं किया, तो जब तक कॉल नहीं करेंगे सो .r func सिंपली आपने इस तरीके से इसको कॉल करके सेव किया और जब आप main.css में जाएंगे ये कह रहा है कि वेरिएबल i इज अनडिफाइंड। लेट्स सी ये वेरिएबल i अनडिफाइंड क्यों कह रहा है, सॉरी हमने चूंकि काउंट रखा था तो मैंने i लिख दिया, तो बिकॉज i इज मोस्टली यूज फॉर काउंटिंग पर्पज, तो यहाँ पर मैंने काउंट दे दिया। अब ये ठीक हो जाएगा। तो अब ये क्या दे रहा है, अच्छा सॉरी, अब हमें इसको एक दफ़ा क्योंकि हमने इसको चेंज किया तो क्लोज करना पड़ेगा, फिर इसके बाद दोबारा इसको ओपन करेंगे तो हमारा वो एरर खत्म हो चुका होगा। ये थोड़ी सी इसके साथ ग्लिच है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगर आप चेंजेस कर दें फिर भी एरर शो हो इसमें कंसोल में प्रॉब्लम में, तो आप इसको एक दफ़ा क्लोज करके ओपन कर लें। तो मैं इसको सेव करता हूँ दोबारा, तो वो कह रहा है कि वेरिएबल @i, हाँ जहरी बात है, यहाँ पर भी चेंज करना था, इस पर भी काउंट लगाना था, सेव किया इसको अब, तो अब ये ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेन CSS को ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि अब हमारे पास कॉल lg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 की क्लासेस क्रिएट हो चुकी हैं विद द बैकग्राउंड कलर EEE। तो इस तरीके से हम जो है वो रिकर्सिव फंक्शन को यूज करते हुए अपनी क्लासेस क्रिएट कर सकते हैं। आप इसको दूसरा नाम भी दे सकते हैं, सपोज मैं इसको कॉल डैश या कॉलम _lg दे देते हैं, ये कॉल lg दे देते हैं, कुछ इस तरीके से सेव करते हैं। तो मैंने ये इसलिए लिखा कि ये अब कॉल lg को कॉल करेगा, फिर इसी तरीके से मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर कॉल md कर देता हूँ, कॉल _md, और यहाँ पर भी हम md कर देंगे और यहाँ पर भी md, फिर हम इस md को कॉल करेंगे, इसके बाद यहाँ पर डॉट कॉल md, सेव किया इसको, तो सॉरी कॉल md, तो अब हमारे पास जो है वो कॉल lg है 12, फिर उसके बाद 12 हमारे पास कॉल md आ गए। फिर इसी तरीके से आप इस पे जो भी स्टाइलिंग परफॉर्म करना चाह रहे हैं वो आप स्टाइलिंग परफॉर्म कर सकते हैं, जो भी आपने main.less के अंदर यहाँ स्टाइलिंग परफॉर्म करनी है, इसके अंदर यहाँ पर आप जो भी स्टाइलिंग देना चाहें, इसी तरीके से मैं इसको कॉपी करके एक दफ़ा फिर इसको कह देता हूँ कॉल sm
sm, और यहाँ पर दोबारा इसको कॉल करेंगे कॉल sm, बाकी वेरिएबल और यहाँ पर भी कॉल sm कर देंगे और इसको हम यहाँ पर नीचे आगे यहाँ पर डॉट कॉल अंडरस्कोर sm कर देते हैं। तो सेव कर दिया तो हमारे पास मेन डॉट css में अब mdsm भी 12 कॉलम आ चुके हैं। अब हर कॉलम जो है वो आप डिफरेंट स्टाइलिंग उस पर अप्लाई करना चाहें वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो मिक्सिंग के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास चीज है वो नेस्टिंग है। हम जो एलिमेंट्स को टारगेट करते हैं उनको हम नेस्टिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, जितनी भी लेवल पर हम उसको नेस्टिंग करना चाहें वो कर सकते हैं। उसको करने का सिंपल तरीका है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ डॉट कॉल, फिर मैंने यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लगा दी और यहाँ पर इसका कोई स्टाइल लिख दिया, जैसे कलर ग्रीन कर दिया, फिर इसके अंदर मैंने लिखा p, फिर इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट लगाई और कलर कर दिया या टेक्स्ट लाइन कर दिया, मैंने इस पर एक स्टाइल अप्लाई कर दिया सेंटर, फिर इसके अंदर मैंने h2 लिखा, फिर उसको भी टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया। तो ये मैंने क्या किया, ये मैंने एक नेस्टिंग की परफॉर्म किया कि एक क्लास है कॉल, किसी भी डिव को हम जो दे सकते हैं तो उसका क्लास या सेक्शन को या आर्टिकल को उसकी क्लास होगी कॉल, उसके अंदर जो भी पैराग्राफ होगा वो अलाइन हो जाएगा सेंटर, उसके अंदर जो भी h2 होगा वो भी लाइन हो जाएगा सेंटर, और ये क्रिएट होगा किस तरीके से चलिए देखते हैं। मैं इसको सेव करूंगा, जैसे मैंने सेव किया मेन डॉट css में गया और यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले डॉट कॉल क्रिएट हुआ, उसका कलर ग्रीन हुआ, फिर उसके बाद कॉल के अंदर p टैग उसने रीड किया कि उसके अंदर एक p आगे फर्दर कर्ली ब्रैकेट के साथ मौजूद है, और उसके अंदर जो जो स्टाइलिंग है उसने वो अप्लाई की, फिर उसके अंदर उसने फाइंड किया कि h2 भी मौजूद है तो उसने h2 को भी वही स्टाइलिंग दे दी जो हमने यहाँ पर दी। तो ये बेसिकली कहलाता है नेस्टिंग द एलिमेंट्स इनसाइड डॉट लेस, और फिर उनकी आउटपुट इस तरीके से आएगी और ये फिर हमें हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने में कि हमने ये नेस्टिंग कहाँ पे की है। डॉट कॉल के अंदर हमने ये वाली नेस्टिंग जो परफॉर्म की है और लेसर कोड भी इसमें हमें लिखना पड़ेगा। तो ये है हमारे पास नेस्टिंग इन डॉट लेस। तो जो नेक्स्ट हमारे पास चीज है वो है ऑपरेशंस एंड ऑपरेटर्स। तो डॉट लेस के अंदर हम जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई वो यूज कर सकते हैं, और उनको यूज करते हुए हम सर्टन ऑपरेशंस जैसे प्लस ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, नेगेटिव ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, मल्टीप्लाई या डिवीजन का ऑपरेशन आसानी से, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन हम इन मैथमेटिकल ऑपरेटर्स को यूज करते हुए परफॉर्म कर सकते हैं ऑन द वेरिएबल्स इन द फंक्शन और एनीवेयर इनसाइड डॉट लेस फाइल। तो मतलब सपोज मैं यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर एक फॉन्ट साइज है एट द रेट, मैंने यहाँ पर लिखा फॉन्ट साइज, एक वेरिएबल लिया और मैंने उसको स्टैंडर्ड कर दिया। सपोज मैं कहता हूँ फॉन्ट साइज है 16 पिक्सल। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारे पास H1 है उसका जो फॉन्ट साइज हो वो इसको 5 से मल्टीप्लाई करके या 6 से, सपोज मैं कहता हूँ H1 का जो साइज हो वो इसको 6 से मल्टीप्लाई करके हो, तो यहाँ पर मैं H1 टैग लिखूंगा H1 और यहाँ पर उसका मैं फॉन्ट साइज लिखूंगा एट द रेट फॉन्ट साइज मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई बाय 6 होके उसका साइज बन जाएगा, जो भी हम इसका साइज देना चाहें तो इसको 6 पिक्सल भी कह सकते हैं। तो 16 मल्टीप्लाई बाय 6 होगा 96 पिक्सल, तो ऑफ कोर्स वो इसका फॉन्ट साइज 96 पिक्सल दे देगा। अगर मैं इसको 5 करूंगा तो ये बन जाएगा हमारे पास 5 6 30 और 80 पिक्सल हो जाएगा। मतलब इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करके अपने फॉन्ट साइजेस को डिफरेंट साइजेस दे सकते हैं। तो हमें इसमें इस तरीके से भी कर सकता हूँ, इसको मैं 16 प्लस 16 कर देता हूँ या 16 प्लस 20 कर देता हूँ, प्लस भी कर सकता हूँ। और इसी तरीके से मैं H2 का यहाँ पर फॉन्ट साइज एट द रेट फॉन्ट साइज प्लस मैं 18 कर देता हूँ या 16 पिक्सल कर देता हूँ। और इसी तरीके से आप H2, H3, H4 के तमाम के फॉन्ट साइज इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पर। तो जो भी आप देंगे वही फॉन्ट साइज यहाँ पर आ जाएगा कैलकुलेशन में। देखिए यहाँ पर आप हमने ऊपर इसको लिखा था तो ये ऊपर ही आया होगा जहां पर आपने लिखा है इसको, तो हमने इसको बॉडी से भी ऊपर लिखा है। तो ये देख सकते हैं आप फॉन्ट साइज 36 पिक्सल हो गया क्योंकि 16
प्लस 20 36, फिर 16 प्लस 16 32 पिक्सल। तो ये हमने कैलकुलेशन परफॉर्म कर ली। तो इस तरीके से आप अरिथमेटिक कैलकुलेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं टू रिड्यूस या इंक्रीज द साइज। अब ये जो चीज़ है हमारे पास, जैसे हमें पता है कि 6h मौजूद है, तो मैं यहाँ पर कुछ रिकर्सिव फंक्शन भी क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे मैं लिख सकता हूँ h एक रिकर्सिव फंक्शन है, और यहाँ पर मैं उसको i वेरिएबल दे देता हूँ, स्टार्ट फ्रॉम 1 व्हेन @i इज लेस देन 6 इक्वल टू 6। फिर यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ h, फिर मैं इधर @i, और यहाँ पर मैं कर्ली ब्रैकेट डाल दूंगा, और यहाँ पर लिखूंगा फॉन्ट साइज फॉन्ट साइज, और यहाँ पर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब यहाँ पर ये h1 से स्टार्ट होगा, तो मैं इसको किस तरीके से इसका कौन सा फार्मूला लगाऊं कि ये जो h1 को साइज को मल्टीप्लाई करे वो करे 6 के साथ। और तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ, वेरिएबल। तो इसके लिए क्या लॉजिक हम यहाँ पर यूज करेंगे कि ये, हाँ, तो अगर मैं इसको रिवर्स करूंगा तो ये भी रिवर्स हो जाएगा, यहाँ पर भी h6 आ जाएगा। तो हमें एक फार्मूला इस तरीके से लगाना है कि फॉन्ट साइज को अगर हम डिवाइड के रूल से करें, तो मैं यहाँ पर 36 कर देता हूँ अगर पिक्सल, तो इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास, नहीं 1 से डिवाइड करने पर तो ठीक है हमारे पास 36 आ जाएगा। 2 पर डिवाइड करेंगे तो बल्कि तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 6 6 36 होता है, तो ये फॉन्ट साइज बहुत छोटा हो जाएगा। तो हम इसको, चलिए मैं चूंकि आपको सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही समझानी है, तो मैं इसको 40 पिक्सल कर देता हूँ और इसको डिवाइड कर देता हूँ @i से। अब ये जब इसको सेव करूंगा तो यहाँ पर हमारे पास जो main.css है उसके अंदर हमारे पास यहाँ पर अब इस फंक्शन को कॉल भी करना है हमने .less के अंदर। तो यहाँ कहाँ पे मैं कॉल करूँ इसको, बॉडी से ऊपर कॉल कर देते हैं, बॉडी से नीचे सॉरी, यहाँ पर .h सेव किया। अब main.css में गए तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ h1 आया। तो इसकी क्या रीजन है, h1 क्यों आया, क्योंकि हमने इसको कॉल नहीं किया दोबारा। सो हमने इसको .h और @i +1 इस तरीके से दोबारा कॉल करना था। अब ये कॉल होगा तो h1 का साइज जो है वो ये देख सकते हैं हमारे पास 40 पिक्सल, h2 का 20 पिक्सल, h3 13 पिक्सल, h4 10 8 और ऑलमोस्ट 7 पिक्सल जो है वो h6 का हमारे पास स्टाइल आ चुका है। ठीक हो गया। तो इस तरीके से हम जो है वो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, प्लस माइनस, मतलब जो भी लॉजिक आप लगाना चाहें। बेसिक मकसद ये है कि अरिथमेटिक ऑपरेशंस और परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग दीज अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब ये आपकी लॉजिक पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे यूज करते हैं। मैंने ये एक रूल बनाया कि ये इस तरीके से h के जो फॉन्ट साइजेस हैं वो हम डिफाइन करेंगे। आप इस पर कोई और रूल भी लगा सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। तो ये हमारे पास है .less की बेसिक्स, मतलब ये बिल्कुल ही बेसिक्स है। इसमें काफी सारे और भी फीचर्स हैं, जैसे एक्सटेंड्स का फीचर है, तो उसको सीखने के लिए आप less.org वेबसाइट पर जा सकते हैं। लेस आई थिंक अगर मैं यहाँ पर ओपन करूँ वेबसाइट तो हमारे पास है लेस CSS वेबसाइट, लिखें अगर यहाँ पर तो हमारे पास इसकी वेबसाइट आ जाएगी lesscss.org। तो इस पर जाकर आप और ज़्यादा चीज़ें इसके बारे में सीखना चाहें वो यहाँ पर आप सीख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको यूजिंग लेस के अंदर यहाँ पर देख सकते हैं वेरिएबल, मिक्सिंग, नेस्टिंग, ऑपरेटिंग, एस्केपिंग भी है हमारे पास है। ये देखें मीडिया क्यूरीज है, हम किस तरीके से लगा रहे हैं। ये देखें हम एस्केप करना चाह रहे हैं, ये टिल्ड साइन कैसे यूज करते हैं। फिर फंक्शंस हैं, नेम स्पेसिस, एसएसएस, मैप्स, स्कोप्स है हमारे पास है। तो ये देखिए ये हमारे पास पेज का स्कोप है, उसके अंदर फिर हमने एक वेरिएबल रेड ग्लोबल स्कोप में बनाया है। फिर हमने एक वेरिएबल वाइट बनाया, वो उसका स्कोप विद इन दिस पेज आईडी है। तो अगर यहाँ पे कलर वार लिखेंगे तो ये वाला वाइट कलर उठाए। तो ये आप यहाँ पर आकर सीख सकते हैं। हमने सिर्फ वेरिएबल्स
मिक्सेंस, नेस्टिंग्स और ऑपरेशंस को डिस्कस किया इस बेसिक ट्यूटोरियल में, क्योंकि फिर ये वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल जिसमें हमने लेस CSS के बारे में देखा कि लेस प्री प्रोसेसर क्या है, कैसे इसको यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं और उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं। हम लेस कोड लिख के ज्यादा CSS कोड लिख सकते हैं एट द एंड कंपाइल करके। तो इसी बात के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेंगे। तो इसी बात के साथ मुझे इजाजत दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिएगा। Thank you very much for being with me till the end. Take care, goodbye and Allah Hafiz.